अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स। क्लास 11th फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टडी करें। लेक्चर नंबर 9 में आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हम इसको इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न भी आगे देखेंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन होगी। सो लेक्चर को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या है कि द फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यू कैन से दैट इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो फार्मूला जो कि हमारे पास रिलेशन बता रहा हो इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान, इस तरह की इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं, और इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस में, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड है एंड थर्ड है, इन तीनों में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो उसको डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड भी कवर हो जाएं, ठीक है, क्लियर हो जाएं। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज़ द चेंज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, वो चेंज है ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आपके पास वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है, आपके पास इक्वल चेंज आए किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, और इक्वल चेंज आए आपके पास टाइम के अंदर। इस टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैंने वंस अगेन मैं अपने वर्ड्स को रिपीट कर देती हूँ कि जो आपके पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा हो वो इक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, और इक्वल अमाउंट के साथ टाइम में चेंज आ रहा हो, इस टाइप की एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉय है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक बॉय बनाया, ठीक है, और अब ये इस बॉय ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये मैंने कुछ स्पॉट्स बना लिए हैं। तो मैंने ये कहा कि ए से बी जब इसने ट्रैवल किया तो 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से सी तक जब इसने ट्रैवल किया तो 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, एंड देन सी से डी तक जब कवर किया तब भी इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंसेस क्या है, सेम है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, और टाइम देखो, टाइम भी हमारे पास सेम है। ए से बी जब इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया तो 5 सेकंड्स में, बी से सी भी इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया, और सी से डी का भी डिस्टेंस जो है, सी से डी तक भी डिस्टेंस 5 सेकंड्स में कवर किया। तो मतलब टाइम भी जो है वो इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी भी जो है हमारे पास इक्वल, जो उसका डिस्टेंस है वो भी इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रहा है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन इक्वल डिस्टेंस, जब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल, जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा ही है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया एक बॉडी ने, इस बॉय ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किया, इसी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी के अंदर भी सेम अमाउंट का चेंज आ रहा है और टाइम में भी सेम अमाउंट का चेंज आ रहा है, तो इस टाइप की एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन की, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई इसके लिए कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है, मतलब किस किस जगह में जो है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है, हर जगह अप्लाई नहीं होती। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यानी फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर मोशन, ये सिर्फ लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल है। लीनियर मोशन की डेफिनेशन भी मेंशन है कि द मोशन इन विच, ये वो मोशन है कि जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में। अब एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन ये बात याद रखें कि एट द सेम टाइम ये एक ही एक्सिस पे मूव करेगा, या तो वो एक्स एक्सिस होगी या तो वो वाई एक्सिस होगी, या फिर आप कह सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी या वर्टिकल मोशन। एट द सेम टाइम दोनों को फॉलो नहीं करेगा, या तो हॉरिजॉन्टल फॉलो करेगा
या फिर वर्टिकल करेगा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में बी वर्टिकल और मे बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो ये एप्लीकेबल है ओनली लीनियर मोशंस के लिए, लीनियर मोशन के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म इन ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए हम इसको कहते हैं कि थ्रू आउट हमारे पास तीनों इक्वेशन में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम अमाउंट का, सेम वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा, ठीक है, सेम अमाउंट के साथ वेलोसिटी में चेंज आएगा और सेम अमाउंट के साथ जब आपके पास टाइम में चेंज आएगा वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो आपकी वेलोसिटी में यानी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। थर्ड इक्वेशन या थर्ड सिग्निफिकेंस और थर्ड कंडीशन क्या है इसकी, कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो इज़ इन ए स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब कि स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब, ठीक है, आपके पास जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर इस तरह वर्टिकल लाइन की बात की जाए तो ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, मोशन जो जब हो रही होगी बॉडी की, जब बॉडी मोशन में होगी तो वो बॉडी या तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है या वर्टिकल स्ट्रेट है, बट होनी स्ट्रेट लाइन चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि एप्लीकेबल किसके लिए है, लीनियर मोशन के लिए है, एक ही एक्सिस में एट द सेम टाइम मूव करेगा बॉडी। फोर्थ कंडीशन या फोर्थ सिग्निफिकेंस क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यानी कि जिस पॉइंट से बॉडी ने स्टार्ट लिया है वो पॉइंट उसका पॉजिटिव उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर क्योंकि बॉडी वापस मोशन करते करते इस पॉइंट की तरफ वापस चली जाती है, ठीक है, सो दोबारा रिवर्स मोशन की तरफ, पहले बॉडी इस तरफ गई, ठीक है, और फिर जब इसने दोबारा अपनी मोशन को रिवर्स कर लिया तो फिर आपको पता है कि इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि हमारे पास अगर ये डायरेक्शन चेंज करता है, इस तरीके से मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, ये बॉडी ने फॉर एग्जांपल ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल आ गई, ठीक है, लेकिन अगर ये मोशन करता करता दूसरी साइड में चला गया, इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो फिर इस साइड पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो है, जितने भी कंडीशंस 4 कंडीशन डिस्कस की, लीनियर मोशन करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन एक स्ट्रेट लाइन होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन तब तक जब तक उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की होगी। जब डायरेक्शन चेंज कर ले ऑब्जेक्ट जो है, डायरेक्शन चेंज कर ले, अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उस टाइम पर वो जो है हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। ये सारे पॉइंट्स जितनी फोर्थ कंडीशन थे ये इंपॉर्टेंट थे फॉर द MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, यानी कि मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम वेलोसिटी के दरमियान, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन बता रहा होता है उस फार्मूले को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बताते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये एप्लीकेबल किसके लिए हैं, फॉर द लीनियर मोशन, तो ये बात याद रखें कि जब हम एक लीनियर मोशन की बात करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, या एक एक्सिस की मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो आपके पास स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है ये आपके पास डिस्टेंस जो है ये हमारे पास स्केलर एज अ कंसिडर होगी। वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर कंसिडर होगी, एक्सेलरेशन भी स्केलर कंसिडर होगी, विल बी कंसिडर एज स्केलर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में जब आपकी डिस्टेंस जो होता है वो आपकी आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है आपकी डिस्टेंस के, आपकी जो वेलोसिटी इक्वल होती है वो आपकी स्पीड की इक्वल होती है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द इक्वेशंस कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब कभी भी हम एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे होते हैं तो जो इनिशियल स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान जो फ़र्क होता है वो ख़त्म हो जाता है और सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हम कंसिडर करते हैं एज अ स्केलर। सो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो एक फ्री फैलिंग बॉडी की वो 0 होगी। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेंसिल है और इस पेंसिल को मैंने गिराना है, जिस टाइम पर मैं इसको गिराऊंगी तो उस टाइम जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो फ्री फैलिंग बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, और ये जो मैं पेंसिल को गिरा रही हूँ ये फ्री फैलिंग बॉडी है, ठीक है, मतलब इसको गिरा रही हूँ तो ये फ्री फॉल कर रही है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जब आप उसको वर्टिकली व्हेन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट इज़ 0, अगर आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, ठीक है, और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। डैट इज़ वाई
जो फाइनल वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकेंगे तो वो उसकी ज़ीरो होगी। जिस जिस बॉडी को आप ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, तो या कोई भी बॉडी जो ज़मीन की तरफ गिर रही होती है, ठीक है, वो ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है फ्री फैलिंग बॉडी को, और वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फैलिंग बॉडी इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि जो आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे होते हैं, तो जब वो नीचे आ रही होती है, ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ द वर्टिकली थ्रोन बॉल इज़ माइनस जी, ठीक है। बॉल या ऑब्जेक्ट या बॉडी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी तो चीज़ों को डाउनवर्ड ला रही होती है, आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। क्योंकि जब नीचे एक बॉडी गिर रही है तो वो तो 9.8 ही आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी होगी, ठीक है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब हम आ जाते हैं डेली लाइफ में हम मोशंस को कैसे देख रहे होते हैं। डेली लाइफ में जो है हम दो टाइप्स की मोशन को देख रहे होते हैं। एक होता है वन डायमेंशन मोशन, ठीक है, जिसको वन लाइन मोशन भी कहते हैं। दूसरा होता है टू डायमेंशनल मोशन, जिसको हम टू लाइन मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वन लाइन मोशन की, जैसे कि आप मॉल्स वगैरह में गए होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो लिफ्ट जो होती है, ठीक है, सो लिफ्ट क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आती है, तो एक वन लाइन मोशन है, यानी कि 1D मोशन है, ठीक है। अब जो टू डायमेंशनल मोशन होता है, जिसको हम टू लाइन मोशन कहते हैं, मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है, ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है, जिसको हम डीपली एग्जामिन करेंगे, डीपली देखेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। टू डायमेंशनल मोशन की जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। बहरहाल हम जब अभी जो डिस्कस करें विच इज़ द वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन में हमारे पास जैसे कि मैंने आपको कहा एक बॉडी जो है वो मोशन करती है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने यही कहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, लीनियर मोशन को फॉलो करेगी। तो या तो बॉडी मैंने आपको कहा हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल मोशन में देखेंगे वन लाइन मोशन जिसमें को कहते हैं, और या फिर बॉडी वर्टिकली मूव करेगी, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशंस को देखेंगे। मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन है में जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मोशन एंड डज नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, सो द वेक्टर्स इंक्लूडिंग डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ट्रीटेड एज अ स्केलर एंड टाइम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो टाइम तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो कहते हैं इस सिनेरियो में जो है हमारे पास, जबकि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रही, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एट द सेम टाइम वो बोथ एक्सिस पे मूव नहीं कर रही और ना ही वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रही है, मतलब रिवर्स नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास कि जो हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम मोशन इन हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो तीनों इक्वेशंस को लिखेंगे और देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशंस में देखें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट रहेगा। वो फार्मूला जो कि हमें इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी से, टाइम का, डिस्टेंस से, इसी तरीके से हमारे पास जो वो होते हैं जो कि वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन बता रहे होता है, इसी को तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और यही तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है। जब बॉडी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन एक मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो उस टाइम पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होगी वो यही लग रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं मोशन इन वर्टिकल लाइन।
अच्छा, मोशन इन वर्टिकल लाइन को देखने से पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं थ्रू सम टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि मैंने आपको फ्री फॉल का जो पीछे मैंने बताया कॉन्सेप्ट, तो मैं वहाँ उसको जो है मैंने डिफ़ाइन नहीं किया था, ठीक है, थोड़ा सा किया था, बट अब मैं प्रॉपरली डिफ़ाइन करी हूँ। सो फ्री फॉल क्या है? व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट, जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट गिरता है टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन की तरफ गिर रहा है, तो उसको एक फोर्स एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अलॉन, अकेली एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करिए। और फ्रीली फैलिंग, मतलब जिस टाइम पर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है और उसके ऊपर एक ही फोर्स उसको जो है एक ही फोर्स उस पर लग रही है, विच इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, तो उस टाइप को हम बोल रहे होते हैं फ्री फैलिंग, ठीक है। मतलब वो जो उस पर जो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस टाइप की जो फॉल होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीली फैलिंग, ठीक है। और ये जो फॉल है इसको हम बोल रहे होते हैं फ्री फॉल। तो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिरता है तो उस अंडर द, जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की उस पर जो लग रही होती है, अलॉन, अकेले लग रही होती है, मतलब और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर लें आप, ठीक है, तभी यहाँ पे अलॉन का वर्ड यूज़ हुआ है। आर फ्रीली फैलिंग, तब वो जो एक ही फोर्स लग रही होती है विच इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब वो लग रही होती है तो उसको हम इस तरह के फॉल को बोलते हैं फ्री फैलिंग। सच अ फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। ये जो बॉडी गिर रही है इट्स अ फ्री फैलिंग, और ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री फॉल। एयर रेजिस्टेंस क्या है? यानी कि मतलब एक ऑब्जेक्ट गिर रही है तो उसके ऊपर हमने कहा एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, ठीक है। सो एयर रेजिस्टेंस क्या है? जब कभी देखें, व्हेन एवर यू रन यू फील दैट द एयर इज पुशिंग यू बैक, दिस पुशिंग फोर्स इज कॉल्ड द एयर रेजिस्टेंस। जब आप देखें ना, आप चल रहे होते हैं, ठीक है, या आप भाग रहे होते हैं, तो आपको लग रहा होता है हवा आपको पीछे की तरफ पुश करी है, इसी को हम बोल रहे होते हैं एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो पुशिंग फोर्स होती है, मतलब आप आगे की तरफ भाग रहे हैं, हवा आपको पीछे की तरफ आपको फील होता है ना कि आपको पीछे की तरफ पुश कर रही है, पीछे की तरफ खींच रही है, तो इस टाइप की जो फोर्स होती है उसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये ऑपोजिट होती है हमारी मोशन के। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग थ्रू एयर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो फोर्स जो कि हम जब एक ऑब्जेक्ट हवा में से गुजर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स लगती है डैट इज मूविंग, जो कि मूव कर रहा हो थ्रू एयर, एयर के थ्रू मूव कर रहा हो, फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो वाली फोर्स जो कि आपकी जब आप मूव कर रहे होते हो और आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाए, डैट इज़ द एयर रेजिस्टेंस। ये बात अब बिल्कुल ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। जो रेजिस्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को, उसकी मोशन को स्लो डाउन करता है, वो फोर्स जो कि आपकी मोशन को स्लो डाउन करता है या आपकी बॉडी को, आपकी मोशन को रोकता है, फ्रिक्शन, जाहिर एक फोर्स है तो डैट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, डैट इज़ क्रिएटेड एज द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद द एयर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ईजी सी डेफिनेशन थी। तो और ये कैसे प्रोड्यूस होती है? जो आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑब्जेक्ट के जो मतलब जो आपके पास ये जो एयर रेजिस्टेंस होती है कैसे क्रिएट होती है? द ऑब्जेक्ट कोलाइड, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी होती है, वो कोलाइड किसके साथ करती है? एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो फिर आपके पास जो बॉडी की मोशन होती है स्लो डाउन होती है, या आपको फील हो रहा था कि आपको बैकवर्ड जो है वो पुश करिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर एक बॉडी गिर रही है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स एक लग रही है, डैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम जो मोशन हो रही थी उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं, ठीक है, फ्री फॉलिंग। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को जो है निगलेक्ट कर लें और एक बॉडी को ज़मीन की तरफ जो मतलब देखें ना, एक एयर रेजिस्टेंस की पढ़ लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जब हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो फ्री फॉल होंगे, ठीक है। वो बस ज़मीन, हम उसको जब फेंकेंगे तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो ज़मीन के करीब होंगे, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, मूव टूवर्ड्स द अर्थ, और वो क्या करेंगे? अर्थ की तरफ गिरेंगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जाहिर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेम ही वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो नीचे की तरफ जो है वो गिरेंगे। और इस तरह की जो फ्री फॉल जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों? क्योंकि चीज़ों को नीचे की तरफ ला रही होती है। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ठीक है, दीज इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैन ऑल्सो अप्लाई टू अ फ्री फॉल। ये सारे जितने भी बॉडीज़ जो कि फ्री फॉल मोशन करी होती हैं, जिन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, उन सारी जगह पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही
ऑब्जेक्ट्स बाय रिप्लेसिंग ए बाय जी। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा होता है ना, तो क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो लग रहा होता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो इसीलिए हम ए को जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में भी हमारे पास डाउनवर्ड मोशन है और एक अपवर्ड मोशन है। ठीक है, सो डाउनवर्ड मोशन के लिए तो जाहिर सी बात है हम जो है वो जितनी भी तीनों इक्वेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड मैंने यहाँ लिख ली है, और हम क्या करेंगे, इस ए को किससे रिप्लेस करेंगे, जब बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, जब उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो किससे रिप्लेस होगी, जी से रिप्लेस होगा। तो ठीक है, यहाँ पर भी ए जो है वो जी से रिप्लेस हो गया, यहाँ भी ए जो है वो जी से रिप्लेस हो गया, और यहाँ भी ए जो है वो जी से रिप्लेस हो गया। अब हम अपने लेक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास कि अपवर्ड मोशन के लिए, अब अपवर्ड जब आप एक बॉडी को नीचे से थ्रो करते हैं, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। ग्रेविटी जो वैल्यू वो नीचे, ग्रेविटी का काम ऑब्जेक्ट को नीचे अपनी तरफ डाउनवर्ड अट्रैक्ट करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड की उसके साथ, स्पीड के साथ। ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव है और अपवर्ड के लिए नेगेटिव है, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो -g होगी, तो प्लस जी जो है वो बन जाएगा -g, यहाँ भी प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -g², और यहाँ भी जो जी की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर के, जिसमें हमने सीखा हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, एयर रेजिस्टेंस क्या है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स और फर्स्ट ईयर की मैथ्स एंड सेकेंड ईयर की मैथ्स भी स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। सो आप सपोर्ट करें ताकि हम जो है वो और जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं फिर सेकेंड ईयर की मैथ्स एंड फिज़िक्स का स्टार्ट लें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।